नमस्कार साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, टॉपिक चल रहा अपना कंफ्यूजिंग वर्ड्स का ही है, जिसको कि हम बोलते हैं होमोफोन्स। इससे पहले अपने हो चुके टोटल 9 क्लास, और इस क्लास नंबर 10 में हम देखते हैं वो कौन से वर्ड्स है जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर साउंड क्लियर आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर क्लियर नहीं आ रहा हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा ही। तो देखेंगे एक बार ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स जिनको बोला जाता है। क्लास नंबर ये है अपनी 10। ये तो देखेगा एक बार ये कौन कौन से शब्द है मेरे पास में यहाँ पर 3। ये एक तो है डिफरेंसी। देखिए, इसका अर्थ निकलता है रिगार्ड, मतलब कि रेस्पेक्ट, सम्मान जिसको बोलते हैं। ये दूसरा शब्द कौन सा है? एक शब्द है मेरे पास में यहां से, ये डिफरेंसी है। इसका अर्थ निकलता है डिससिमिलरिटी, मतलब कि असमानता। इसका अर्थ निकलता है इसका अर्थ निकलता है असमानता, मतलब कि डिससिमिलरिटी। डिफरमेंट का अर्थ निकलता है पोस्टपोनमेंट, मतलब कि स्थगन या टालना। अब कनेक्शन कैसे होगा? देखिए, इनमें बड़ी समस्या क्या रहती है, जब हम एग्जाम में जाते हैं तो दो शब्दों में ज्यादा दिक्कत होती है। और वो कौन कौन से है? एक तो है ये शब्द, और दूसरा है ये शब्द। ये कौन सा? ये डिफरमेंट। हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों शब्द इससे बने हैं, जबकि इन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग निकलता है। अब हमें कैसे याद करना है जिससे कि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो? देखिए, सबसे पहले हम वो याद कर लेते हैं जो सबको याद है। देखिए, कौन सा? ये डिफरेंस। इस डिफरेंस का अर्थ निकलता है डिसिमिलरिटी, मतलब कि अंतर, या मैं बोल सकता हूं असमानता, या मैं बोल सकता हूं असमानता ही। कनेक्शन, कनेक्शन इसका करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट कहते हैं डिफरेंट थिंग्स है, एक तरह से डिफरेंट से बन जाता है डिफरेंस ही। तो इसमें तो दिक्कत होगी नहीं। बड़ी समस्या क्या रहती है? एक तो रहती है इस शब्द में, और एक जो नीचे दिया हुआ है इस शब्द में। इन दोनों में थोड़ी ज्यादा दिक्कत रहती है कि इनका अर्थ क्या होता है। ये तो देखो, हम इसको यूं कर लेते हैं, यहां से कर देते हैं। ये देखो, इसको तो यूं कर देते हैं, सबसे पहले इसको कर देते हैं। ये देखो डफर, तो इसको तो कर देते हैं यहां से। ये डफर, ये तो क्या है? ये है डफर। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। और जो डफर आदमी होता है ना, ये जो डफर आदमी होता है या जो डफर स्टूडेंट होता है, वो तो हमेशा ही हर चीज को क्या करता है? हर चीज को टालता ही है, मतलब कि उसको पोस्टपोन ही करने का टारगेट करता है। ये कौन सा? डफर आदमी। तो देखिए, डफर का मतलब तो हुआ डफर, मेल का मतलब वो आदमी, और जो डफर आदमी होता है वो तो हमेशा हर चीज को क्या करता है? टालने की ही कोशिश करता है, मतलब कि पोस्टपोन करने की ही कोशिश करता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है पोस्टपोनमेंट, मतलब कि स्थगन या टालना। उसके बाद देखिए, आपके पास जो शब्द है वो है ये। कैसे करेंगे? देखो, दे का मतलब होता है देना, यानी कि दे। फिर का मतलब होता है फिर। इनके का मतलब होता है इनके। अरे जब ये तेरे से बड़े हैं, देखिए जब ये तेरे से बड़े हैं, देखिए एक बार कनेक्शन कैसे हो गई। जब ये तेरे से बड़े हैं तो इनका सम्मान भी करता है, तो देना फिर इनके क्या? धोख। धोख मतलब क्या होता है? चरण स्पर्श करना है एक तरह से ये। तो देखिए, दे का मतलब क्या होता है? देना। फिर का मतलब होता है फिर। इनके का मतलब होता है इनके। अरे जब इनका तो सम्मान ही करता है, तो फिर देना फिर इनके क्या? धोख देना, मतलब कि चरण स्पर्श करना ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या? सम्मान ये। अब ये याद हमें कैसे होगा? देखिए, इसको तो हमने किया डफर, और मैन का मतलब होता है आदमी। जो डफर आदमी होता है दोस्तों, जो डफर आदमी होता है वो हमेशा हर चीज को क्या करता है? टालने की कोशिश करता है, स्थगित करने की कोशिश करता है। तो इसका अर्थ निकलता है पोस्टपोनमेंट, मतलब कि स्थगन या टालना। इसका बोले दे फिर और इनके, बोले देना फिर इनके क्या? धोख दे, चरण स्पर्श कर, जब तो इनका सम्मान ही करता है। तो ये तो इनमें डिफरेंस ऐसे ऐसे यूं होगा। तीन शब्द हुए हमारे पास में। पहला तो डिफरेंस ही है, इसका अर्थ निकलता है डिसिमिलरिटी। इसका मैंने बताया डफर प्लस आदमी के थ्रू। मैंने उसका बताया ऊपर वाले का दे फिर इनके के थ्रू। ये उसके बाद देखिए, आपके पास यहां तीन शब्द दिए हुए हैं, सॉरी तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, और तीनों क्वेश्चन में जो आपको आंसर लगे वो आप बता दीजिएगा। एक नंबर है ऑल चिल्ड्रन शुड हैव फॉर देयर एल्डर्स। कौन सा डिफरेंस आएगा?
वो आपको बताना है, या डिफरमेंट आएगा तो वो बताना ही है। नंबर 2 पर है देयर इज नो अमंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल द रिलीजन्स। ये 3 नंबर है हिज एप्लीकेशन फॉर ऑफ हियरिंग वाज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब निकलता है रिजेक्ट कर देना। ये कनेक्शन देखिए, कनेक्शन क्या, आंसर देखते हैं हम ये, आप कमेंट करते जाइएगा आपका जो आंसर है वो क्या है। देखिए ऑल चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों में क्या होनी चाहिए, एक तरह से ये अपने से जो बड़े होते हैं उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, एक तरह से ये सम्मान रखना चाहिए। तो देखिए सम्मान के लिए शब्द कौन सा था, सम्मान के लिए आपको देखना है यहां से इन तीनों में से ये देखिए, इसका तो अर्थ निकलता है डिससिमिलरिटी, तो यहाँ डिससिमिलरिटी का अर्थ तो कोई आ नहीं रहा है, ये कौन सा आ रहा है, या तो इन दोनों में से देखो इसका अर्थ क्या था, पोस्टपोनमेंट, ये मतलब कि स्थगन या टालना। और इसका जो अर्थ है वो क्या था, इसका अर्थ था सम्मान। कौन सा था, सम्मान। कनेक्शन आपको याद है कैसे क्या था, दे फिर इनके के थ्रू, तो यहां आ जाएगा ये शब्द। ये नंबर 2 पर देखिए, आपके जो कमेंट है वो बिल्कुल सही है, देखिएगा देयर इज नो अमंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल द रिलीजन। ये कह रहा है कि जो बेसिक कंसेप्ट है किनके, जितने भी सभी धर्मों के जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बीच में कोई भी डिससिमिलरिटी नहीं है, उनमें कोई भी डिससिमिलरिटी नहीं है। तो कौन सा आएगा, ये तो था नहीं, ये था नहीं, ये आ जाएगा सीधा डिफरेंस। 3 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि जो उसकी सुनवाई की जो एप्लीकेशन थी नहीं है, जो वो स्थगित करवाना चाहता था, टालना चाहता था, वो क्या कर दी गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ये तो देखिएगा एक बार, ये कौन सा आएगा, स्थगन के लिए था डेफरमेंट, तो आंसर कौन सा होगा, ये हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए हमारे पास 2 शब्द और है, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। कौन कौन से, एक है क्लॉथ्स और एक दूसरा है क्लॉथ्स। ये देखो, एक तो वो होता है जो कपड़े सिले हुए होते हैं, और एक वो होता है जो सिले हुए नहीं होते, मतलब कपड़े का जो टुकड़ा वगैरह होता है ना एक तरह से, ये उसको हम बोल सकते हैं। ये तो देखिए एक तो है सिला हुआ और एक है बिना सिला हुआ। ये और यही एग्जाम में कंफ्यूज करता है जब फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन आता है तब। ये तो देखिए जो सिला हुआ है वो कौन सा है, देखिए इसका अर्थ निकलता है गारमेंट्स। गारमेंट्स का मतलब होता है पोशाक, और इसका अर्थ निकलता है पीसेज ऑफ फैब्रिक, मतलब कि कपड़ा या कपड़े का कोई छोटा जो टुकड़ा होता है ना उसको बोलते हैं हम ये क्लॉथ। ये तो 2 है अपने पास में ये, एक तो कौन सा है, ये है, पर एक है अपने पास में ये। अब हमें ये पता करना है कि जो सिले हुए कपड़े हैं वो कौन सा है, जो बिना सिले हुए हैं वो कौन सा है। अगर आपको इतना सा पता है, यकीन मानिए आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए गई है, इसको यूं कर लीजिए, मैंने कहा सिले हुए हैं, जब सिले हुए हैं तो इसका मतलब है वो गारमेंट्स है। और गारमेंट्स में देखिए क्या आ रहा है, ई भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, तो यहां से कर देंगे इसको ई और एस के थ्रू। ये देखिएगा एक बार, ये आपको ऐसे ही याद करना है इसको, ये कि क्लोथ्स और एक कौन सा है, ये क्लोथ्स ही है। और एग्जाम में जब जाते हैं नहीं तो वहां स्टूडेंट भूल जाता है कि सिले हुए की बात कौन सी कर रहा है और बिना सिले हुए जो है वो कौन सा है। ये तो आपको कैसे करना है, मैंने कहा जो सिले हुए है वो गारमेंट्स, गारमेंट्स बोलते हैं नहीं अपन एक तरह से, गारमेंट्स का मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है, पोशाक होती है, सॉरी, तो पोशाक होती है एक तरह से, वस्त्र वगैरह जिसको बोलते हैं। ये तो गारमेंट्स में क्या आ रहा है, ई और एस, तो यहां से हम उठा देंगे इसको गारमेंट्स के थ्रू। ये कैसे, गारमेंट्स के थ्रू, इसका मतलब ये तो सिले हुए हैं, ये बिना सिला हुआ हो जाएगा। इतना सा याद है, काम खत्म। अपना ये कैसे करोगे, ई पर एस के थ्रू। ये उसके बाद देखिए आपके पास जो शब्द शब्द नहीं, 3 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं दोस्तों, और तीनों क्वेश्चन को आप देखिए एक बार कि आपको जो आंसर लगे वो बताइएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, बिफोर ट्रेवलिंग सी पैक्ड हर इन हर सूटकेस। नंबर 2 है द मैकेनिक परचेज अ बॉक्स ऑफ टू यूज इन द गैरेज टू क्लीन ग्रीस फ्रॉम मोटर पार्ट्स। नंबर 3 है पीपल ऑफन डोनेट देयर यूज टू द साल्वेशन आर्मी। आपको देखना है कौन सा आंसर आएगा। आपका दोनों का जो आंसर आया है यहाँ वो आया है बिल्कुल सही है, 1 नंबर का। 2 नंबर बताइएगा, 2 का आंसर क्या होगा। जी 1 नंबर का आपका सबका सही आ रहा आंसर ये। नंबर 2 का भी आपका सही है, 2 सही है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में आंसर आपका सही है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा एक सिले हुए कपड़े होते हैं, एक बिना सिले हुए कपड़े होते हैं, और हमें सेंटेंस जो आ रहा है वहां मीनिंग के अकॉर्डिंग लगाना है
कि वहां बात किसकी कर रहा है ये। तो देखिए मैंने कहा जो सिले हुए कपड़े हैं वो तो कौन से थे, देखिए CLOTHES, मैंने कहा सिले हुए कपड़े मतलब ये गारमेंट्स ही है। और इसमें क्या आता है अपना, इसमें आता है ई और एस, यहाँ भी यही तो आ रहा है, तो ये तो हुए सिले हुए कपड़े ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने कहा एक जो सिला हुआ ये हो गया, तो बिना सिला हुआ दूसरा वैसे याद हो जाएगा ये। अब नंबर एक पर जो क्वेश्चन दिया हुआ वो है बिफोर ट्रेवलिंग, ये कह रहा है यात्रा करने से पहले उसने अपने सूटकेस में पैक किए, तो क्या पैक करेगी, सिले हुए कपड़े ही तो पैक करेगी। तो सिले हुए कपड़े का कौन सा था, ये, यही तो था सिले हुए कपड़े ये। नंबर दो देखिए द मैकेनिक परचेज, मैकेनिक जो है उसने परचेज किया ए बॉक्स ऑफ, कौन सा क्लोथ यूज किया वो देखते हैं, टू यूज इन द गैरेज टू क्लीन ग्रीस फ्रॉम द मोटर पार्ट्स। ये जो मैकेनिक होता है, जो मैकेनिक होता है, जो आपको पता है जैसे वो उसका गैराज जो होता है उसके अंदर वो जो कपड़े रखता है वो कैसे रखता है, वो टुकड़े तो रखता है एक तरह से साफ सफाई करने के लिए एक तरह से ये। तो ये उसी की तो बात कर रहा है, ये कह रहा है मैकेनिक ने परचेज किया बॉक्स ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का एक बॉक्स, क्या यूज यूज करने के लिए, किसमें, गैराज के अंदर। और किसको, जो ग्रीस वगैरह होते हैं मोटर पार्ट उसको साफ करने के लिए। तो कौन से करेगा वो, ऐसा तो है नहीं कि सिलाई सिलाई करेगा, वो टुकड़े करेगा। ये तो कौन सा होगा, ये क्लोथ्स। नंबर तीन पर देखिए आपके पास में पीपल ऑफन डोनेट देयर यूज टू द साल्वेशन आर्मी, कि लोग जो है वो सामान्यतया डोनेट करते हैं अपने यूज किए हुए क्या, सिले हुए जो कपड़े हैं उन्हीं को। तो ये तो कौन सा होगा, ये क्लोथ ही है। तो आपके आंसर सबके सही थे। उसके बाद देखिए चूज और चूज, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और वहां जाकर हम ये भूल जाते हैं कि हमने याद कौन सा किया था ये। तो देखिएगा एक बार ये, एक तो चूज है मेरे पास में, ये चूज का मतलब क्या होता है, चुनना एक तरह से ये। और एक है मेरे पास में ये, देखिए ये वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म, कौन सी, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है। ये कौन सी होती है, ये होती है बाबा सेकंड फॉर्म ये। तो देखिएगा ध्यान रखिएगा ये, अगर इतना सा याद है तो भी आंसर हो जाएगा ये। और ये बार बार ये भी रिपीट होता है एग्जाम के अंदर ये, चूज और एक चूज ये। तो एक तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसी की ये होती है सेकंड फॉर्म, ये क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है ये। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस मान लेते हैं एक मिनट के लिए, सेकंड फॉर्म का पास्ट टेंस मान लेते हैं ये, ठीक है। तो देखिए कोई चीज अभी प्रेजेंट में है, थोड़े टाइम के लिए जो पास्ट में चली जाएगी कम हो जाएगी एक तरह से ये। तो देखिए यहाँ क्या है, डबल ओ है, ठीक है। जब ये पास्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाता है, एक ओ हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एक ओ ही रह जाता है, ये एक ओ ही रह जाता है जब पास्ट में जाता है तब ये। तो आप कैसे याद करोगे कि देखिए चूज, हालांकि वैसे है तो इजी है लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे याद करते हैं ये, इन चीजों को हम जब ऐसे याद करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इन चीजों का ये। देखिए मैंने कहा कि डबल ओ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा, ये सेकंड फॉर्म का काम करेगा। याद कैसे करना है, फर्स्ट फॉर्म मतलब कि प्रेजेंट टेंस मान लेते हैं एक मिनट के लिए, प्रेजेंट सिंपल में हम यूज किया करते हैं ये, पास्ट सिंपल में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ये। तो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। मैंने कहा प्रेजेंट टेंस पास्ट में चला गया, इसका मतलब एक चीज कम हो गई है, तो कम क्या हुआ, एक ओ कम हो गया ये। तो ये कौन सा होगा, ये सेकंड फॉर्म है। इतना सा याद है, आपका आंसर हमेशा सही जाएगा ये। देखिएगा ये यहाँ है तीन सेंटेंसेस, जहां जहां आपको लगे, हालांकि हमारा ग्रामर का पॉइंट चलेगा तब जाकर मुझे करवाना चाहिए था, लेकिन अभी इसमें करवा देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और वहां भी हम एक बार इसको देख लेंगे ये। फिलहाल थोड़ा बहुत छोटा मोटा बेसिक आपका होगा क्लियर ये। तो देखिए ये कह रहा है लास्ट नाइट आई टू स्टे होम। अब लास्ट नाइट की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है वो आप देखिएगा। नंबर टू है यू शुड चूज या चूज योर करियर केयरफुली। और तीन नंबर है इवन दो ही हिज करियर केयरफुली ही स्टिल हैज रिग्रेट्स। तीनों में आपको देखना आपके आंसर जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नंबर टू का दीजिएगा आप आंसर क्या आएगा, नंबर टू में जो आपने आंसर दिया है वो भी सही है, तीन नंबर देखिएगा। और अगर आप स्टेट बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कहा था पहले भी ये कि स्टेट बोर्ड की एग्जाम में पांच पांच क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये। आपके जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल सही है, देखिएगा एक बार ये। नंबर वन पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट ये कह रहा है कि लास्ट नाइट मतलब कि
पिछली रात की बात कर रहा है, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में किसका, सेकंड फॉर्म। ये कौन सी थी सेकंड फॉर्म, ये थी। मैंने कहा याद कैसे करना है, प्रेजेंट में डबल ओ आ रहा है, पास्ट में जाओगे तो एक कम कर देता है, ये एक ओ ही आता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर टू, ये यू शुड, देखो शुड मॉडल होता है, और मॉडल के साथ वर्ब की या तो क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या आती है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो देखिए यू शुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे आप, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, तो यहां से लगा दो इसको। ये नंबर तीन देखिए, ये कह रहा है एवन दो यद्यपि ही इज करियर केयरफुली, उसने अपना करियर करियर जो है एक तरह से है वो चूज तो मतलब केयरफुली किया था ये, लेकिन अभी भी उसको पश्चाताप है। ये देखिएगा एक बार, ये इसका मतलब बात किसकी कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। ये तो पास्ट की बात कर रहा है, तो कौन सा आएगा, ये आएगा यहां से, ये कौन सा, एक ओ वाला, ये तो ये है सेकेंड फॉर्म। ये उसके बाद देखिएगा दोस्त, हमारे पास फ्यूवर और लेस, ये इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फ्यूवर और एक होता है लेस, और कनेक्शन कैसे होगा हम देखते हैं एक बार इसका। ये इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। देखिए फ्यूवर जो शब्द है, मैं बता दूं आपको, छोटे छोटे क्लासों में हम पढ़ा करते थे फ्यू और लिटिल, आप सुनते होंगे फ्यू और लिटिल। एक फ्यू फैमिली हुआ करती थी, एक लिटिल फैमिली है। फ्यू के अंदर फ्यू आता था, एफ फ्यू आता था, द फ्यू आया करता था। ये एक होता था लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ये जब लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है तो वो बना दी जाती है लेस। देखिए एक बार, ये लिटिल की कंपेरेटिव क्या बना दी जाती है, लेस बना दी जाती है। ये और जो फ्यू होता है, उस फ्यू की कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है क्या, फ्यूवर। ये फ्यू की कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है फ्यूवर, और लिटिल की क्या बना देते हैं, लेस। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, हम चीजें सारी बाद में सीखेंगे, फिलहाल मैं छोटा छोटा आपको आइडिया दे रहा हूं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स का एक टॉपिक है। तो देखिए मैंने कहा फ्यू और लिटिल, ये दो शब्द हर स्टूडेंट के सुने हुए हैं, और ये भी हर कोई जानता है कि फ्यू के अंदर फ्यू भी आता है, ए फ्यू भी आता है, द फ्यू भी आता है। और 10th क्लास में आपने पेपर पास किया है तो शायद वहां आपने ये भी देखा होगा कि फ्यू का अर्थ निकलता है न के बराबर, ए फ्यू का अर्थ निकलता है कुछ या थोड़ा, और द फ्यू का अर्थ निकलता है जो भी है वो सब कुछ है, एक तरह से ही है। इस सेंस में इनका अर्थ निकलता है, लिटिल का अर्थ भी यही निकलता है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ये अब ये तो हमें थोड़ा पता है, ये थोड़ा सा एक चीज और हर स्टूडेंट को पता है अगर वो इस लेवल पर तैयारी कर रहा है तो, कि फ्यू का जो यूज है वो हम करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ ही। काउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, और वो भी कौन सा, काउंटेबल के अंदर भी प्लूरल। कौन सा, प्लूरल। ये देखिएगा एक बार, ये काउंटेबल में भी कौन सा, प्लूरल। ये जिसको हम बोलते हैं ना बहुवचन, एक तरह से। ये देखिए एक तो ये चीज है। दूसरा, लिटिल के साथ जो नाउन आता है वो आता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होते हैं, वो होते हैं सिंगुलर। देखिए हालांकि पढ़ेंगे हम पूरा कंसेप्ट, उसमें ग्रामर जब चलाएंगे आपकी ये तब पढ़ेंगे ये, फिलहाल हम देख रहे हैं एक बार। ये मैंने कहा फ्यू लिटिल सबका सुना हुआ है। ये फ्यू का अर्थ निकलता है, आप सब जानते हो, न के बराबर होता है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। जब इनकी एक डिग्री बनाई जाती है, ये होता है ना जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वो सुना होगा आपने, ये गुड बेस्ट, सॉरी गुड बेटर बेस्ट है एक तरह से। ये और ऐसे ही देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा फ्यू की जब मैं कंपेरेटिव बनाता हूं तो फ्यूअर बन जाता है। ये लिटिल की बनाता हूं तो वो लेस बन जाता है। ये अब आप देखिए, मैंने कहा कि फ्यू के साथ जब नाउन आता है तो वो आता है काउंटेबल, और काउंटेबल कैसा, प्लूरल आना चाहिए। कैसा, प्लूरल। ये यहां तक क्लियर, ठीक है। मैंने कहा जब फ्यू के साथ अगर नाउन काउंटेबल आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है अ फ्यू के साथ भी वही आएगा, द फ्यू के साथ भी वही आएगा, और फ्यू की अगर आप कंपेरेटिव डिग्री बनाते हो तो उसके साथ भी दोस्त वही नाउन आना है। कौन सा, काउंटेबल, प्लूरल। ये यहां तक पूरा पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा लिटिल पर। ये मैंने कहा लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, तीनों के साथ नाउन के साथ अनकाउंटेबल मतलब की सिंगुलर। ये अनकाउंटेबल मतलब की सिंगुलर ही है, ठीक है। जब लिटिल की मैं कंपेरेटिव बनाऊंगा क्या बनती है, लेस बनती है। तो ध्यान रखिए वहां भी क्या, नाउन अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर। ये इतना सा अगर आपको पता है, आप एग्जाम में हमेशा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एरर में पूछे जाए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाए,
चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाए या क्लोज टेस्ट के अंदर पूछे जाए, आपका हमेशा सही होगा। देखिएगा एक बार, देखिए यहां आ रहा है कि फ्यूवर ही है। देखिए ये कह रहा है देर आर फ्यूअर कैंडिडेट्स रनिंग इन द स्कूल इलेक्शन दिस ईयर देन लास्ट ईयर। ये मतलब तुलना कर रहा है ये, कि इस साल की और पिछले साल की तुलना कर रहा है यहाँ से ये, कि इस बार जो है स्कूल इलेक्शन के जो इलेक्शन हो रहे हैं, एक तरह से स्कूल में जो इलेक्शन होते हैं बच्चों के होते नहीं है, तो उसमें मतलब जो बच्चे हैं मतलब कम ही दौड़ में है एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा यहाँ क्या आ रहा है, कैंडिडेट्स आ रहा है ये। अब आपको ये चूज करना था कि इससे पहले फ्यूअर आएगा या लेस आएगा, आपको ये दो चीज चूज करनी थी यहाँ पर। ये मैंने कहा फ्यू के साथ कौन सा, काउंटेबल और प्लूरल। ये तो क्या काउंटेबल बिल्कुल है, प्लूरल है बिल्कुल है, फ्यूअर आपका यहाँ सही था। नंबर दो देखिए, द लेस सोडियम दैट यू यूज द हेल्थियर यू विल बी, कि जितना कम सोडियम तुम यूज करोगे उतना ही ज्यादा हेल्थियर हेल्थी होगे, स्वस्थ रहोगे एक तरह से ये। तो देखिए सोडियम है, अब सोडियम क्या है, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते इसको ये। अनकाउंटेबल कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसका मतलब यहाँ लेस सही था, यहाँ फ्यूअर नहीं आएगा। सपोज कीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते और आपसे वहां यहां कर देता लेस, क्या कर देता लेस, तो वो गलत होता ही। क्यों, क्योंकि कैंडिडेट्स तो क्या है, प्लूरल है और काउंटेबल है, कौन सा आएगा, फ्यूअर आना चाहिए था। यहां अगर फ्यूअर कर देता तो आप यहां से इस जगह से देखते कि हाँ सोडियम, कि सोडियम क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होगा, तो कौन सा लेस करना था मुझे। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, ये यहाँ दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जो आपको आंसर लगे वो आप कमेंट कीजिएगा, गलत है तो गलत और सही है तो सही। देखिए देर वाज फ्यूअर या लेस स्नो दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर। नंबर टू पर है देर वर फ्यूअर या लेस एक्सीडेंट्स दिस विंटर कंपेयर टू लास्ट विंटर। आपको जो आपका आंसर लगे आप वो कमेंट करिए, उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या आपने जो कमेंट किया है वो सही है। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, नंबर वन का सही है। नंबर टू का दीजिएगा एक बार, नंबर वन का तो आपका सबका सही है, नंबर टू का दीजिए, नंबर टू का भी सही है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा देर वाज स्नो, आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ये देखना है। देखो स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ होती है, हिम होती है एक तरह से, हिम या बर्फ जिसको बोलते हैं ये। तो ये क्या होती है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होती है, सबको पता है। अनकाउंटेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, लेस लगाना है तो लगा दो यहाँ लेस। ठीक, नंबर दो पर देखिए देर वर, क्या लगाना है वो देखेंगे, एक्सीडेंट्स। ये किसकी बात कर रहा है यहाँ, ये बात कर रहा है यहाँ से अन सॉरी काउंटेबल, ये अब काउंटेबल है और प्लूरल भी है, कौन सा लगाओगे, ये लगा दो आप यहाँ से फ्यूवर, तो ये आ जाएगा दोस्त यहाँ से फ्यूवर ही। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और जितने शब्द हमारे अभी हुए हैं एक बार हम इनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं। देखिए नंबर वन पर जो शब्द दिया हुआ है, नंबर तीन, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको याद करना वैसे बहुत टेढ़ी खीर के समान है ये। देखिए इसको तो हम याद कैसे कर लेंगे कि बहुत इजी है, जिसका अर्थ निकलता है डिसिमिलरिटी, मतलब कि असमानता, इसका अर्थ निकलता है, या अंतर जिसको बोलते हैं ये तो डिफरेंस सबको याद रह जाएगा। मेन समस्या क्या इन दोनों की आती है, तो मैंने कहा डफर प्लस मैन यानी कि आदमी। जो डफर आदमी होता है नहीं, वो तो हमेशा हर चीज को क्या करता है, पोस्टपोन करने का ही टारगेट करता है, स्थगित करने का, टालने का ही टारगेट करता है। तो इसका तो अर्थ निकलता है स्थगित करना या टालना। इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है बाबा, इसका अर्थ निकलता है क्या, सम्मान, रिगार्ड्स, रेस्पेक्ट। ये मैंने कहा जब तुम बड़ों का सम्मान ही करते हो तो देना फिर इनके क्या, धोख, धोख बोलते हैं चरण स्पर्श करना। ये धोख शब्द जो है हरियाणा में या फिर राजस्थान में बोला जाता है एक तरह से, ये लोकल लैंग्वेज में ये हो सकता है आप भी समझते होंगे वैसे, मेरे हिसाब से ये हिंदी में भी ज्यादातर बोलते हैं वैसे ये। तो देखिए मैंने कहा बोले देख का मतलब होता है देना, फिर का मतलब होता है फिर, इनके का मतलब होता है इनके, बोले देना है फिर इनके क्या, बोले धोख दे, मतलब इनका अगर तो सम्मान ही करता तो धोख दे, तो ये हो जाएगा सम्मान। ये क्लोथ्स, क्लोथ्स ये बड़ी समस्या रहती है, जब एग्जाम में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सिले हुए कपड़े कौन से और बिना सिले हुए कौन से हैं। तो सिले हुए कौन से हैं, गारमेंट्स, आप जानते हो गारमेंट्स ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा गारमेंट्स में क्या आता है, ई और एस आता है, यहाँ भी ई और एस ही था,
ये सिले हुए कपड़े हैं, ये बिना सिले हुए है। दो में से एक याद हो गया ना, ये फिर दिक्कत नहीं है। नंबर 6 देखिए, मैंने कहा ये तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है, कौन सी है? सेकंड फॉर्म की। ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। याद कैसे किया था कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, जब पास्ट में जाओगे वो थोड़ा कम हो जाता है। कम क्या हुआ? एक ओ कम हो गया। नंबर 8 पर और 9 पर देखिए, फ्यूवर का यूज कहां करोगे आप? ये फ्यूवर का यूज करते हैं दोस्तों काउंटेबल नाउन के साथ। ये काउंटेबल का मतलब है कि वो होना चाहिए कैसा? प्लूरल होना चाहिए। तो ये तो हुआ काउंटेबल प्लूरल ये। और ये हो जाएगा अनकाउंटेबल, मतलब अनकाउंटेबल कैसे होते हैं? सिंगुलर। और इतना अगर आपको पता है तो आपका हमेशा एरर के क्वेश्चन और इंप्रूवमेंट वाले हमेशा सही जाएंगे। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में एक शब्द और है यहाँ पर, ब्रेथ और ब्रेथ। ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम कितनी बार याद करें, और यही चीजें धीरे धीरे जब बढ़ती जाएगी आगे, ये जब इसकी क्लास होगी कम से कम 20 के आसपास, ये तब जाकर आपके क्लोज टेस्ट का जो मैटर है वो भी काफी हद तक सोल्व होने लगेगा, क्योंकि ये चीजें बहुत आती है वहां पर। ये तो ब्रेथ और ब्रेथ, ये देखिएगा एक बार, ये एक काम करता है नाउन का, एक काम करता है वर्ब का। एग्जाम में जाते हैं फिर हम भूल जाते हैं कि कौन सा वर्ब वाला है, कौन सा नाउन वाला है। ये देखिए, एक का अर्थ निकलता सांस, एक का अर्थ निकलता सांस लेना। तो देखिए ये काम करता है एज ए नाउन का। देखिए एयर टेकन इन मतलब कि सांस। ये कह रहा है ब्रेथ मतलब कि वर्ब का काम करता है। इसका अर्थ निकलता तो टू टेक इन एयर मतलब कि सांस लेना। अब याद कैसे करें? फिर एग्जाम में जाते हैं भूल जाते हैं। ब्रेथ का सबको पता है कि सांस होता है, लेकिन ये भी पता है कि एक ये होता है और एक ये होता है, लेकिन ये पता नहीं कि वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सा है। अब कैसे याद करोगे? देखिए यहां ये क्या है? ये वर्ब है ना, ये तो वर्ब को यूं करेक्ट कर दो यहां से, ये ईर और ए ई यहां से ये। और इन चीजों में देखो कैसे याद हो गई है। आप जब ये क्लास ले हो नहीं है तो हो सकता है आप उस टाइम या तो लिख रहे हो, उस टाइम ना लिखो तो अगर बाद में भी आप लिखते हो नहीं है, एक बार लिख डालोगे और एक बार प्रैक्टिस कर लेना आपने, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। हमें ये चीजें याद नहीं करनी हमेशा, फिर ये कि ई ई नहीं, वो परमानेंट ही याद हो जाती है वो चीज। फिर ये बस हमें एक बार इनको रिलेट करना पड़ता है। ये मैंने कहा यहां से ई से कनेक्ट कर दो, ये ई आ रहा है, तो ये क्या हुआ? ये वर्ब वाला काम करेगा। किसका करेगा? वर्ब का काम करेगा। तो ये तो काम करेगा एज ए वर्ब। ठीक है, जब ये वर्ब का काम करेगा तो ऊपर वाला क्या काम कर जाएगा? नाउन का काम कर जाएगा। आगे थोड़ा सा चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा दोस्त एक बार, जो आपको आंसर लगे वो बताइएगा। एक नंबर पर है, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू डीपली while he examined his chest। नंबर 2 पर है, on a cold day you can see your outdoors। नंबर 3 है, one can relax by learning to slowly and deeply। जो भी आंसर आपको लगे वो आप बता सकते हैं, हम देखेंगे कि आपका सही है या गलत है। आपके जो आंसर आ रहे हैं, एक नंबर का बिल्कुल सही आंसर आया है। एक नंबर का आंसर कहाँ गया? हाँ सही है। नंबर 2 में देखते हैं आपने क्या दिया। नंबर 2 का आंसर दिया है आपने, एक का गलत था आप में से, इनका सही, इनका सही है। देखिएगा एक बार कैसे होगा। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट, डॉक्टर ने अपने पेशेंट से कहा क्या करने के लिए? डीपली सांस लेने के लिए। जब वो एग्जामिन किया ना उसने चेस्ट को, ये जब हम जाते हैं ना कभी कभी बीमार हो जाते हैं, वो यहाँ लगाता है, वो स्टेथोस्कोप भी है, बोले सांस लीजिए, बोलता है ना एक तरह से, हम वो काम करते हैं सांस लेने वाला। ये यहाँ देखिए टू के बाद में क्या आना है बाबा? टू के बाद में आनी है वर्ब। अब वर्ब आनी है तो वर्ब कौन सी थी? ए वाली, तो लगा दीजिए ना यहाँ से, ये वर्ब यही तो थी ये, तो यहाँ से ई लगा दीजिए। नंबर 2 देखिए, ऑन ए कोल्ड डे, सर्दी का दिन था एक तरह से, ये ठंडे ठंडे थी ये। यू कैन सी मतलब ये कह रहा है ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में, ये यू कैन सी आप देख सकते हैं आपकी जो सांसें हैं वो कहाँ? आउटडोर्स। इसका अर्थ समझे कुछ ये, जब आपने देखा वो सर्दी के अंदर हमारे मुंह से जब हम बोलते हैं तो वो निकलती है ना धुआं टाइप सा एक तरह से, ये तो उसी सेंस में बात कर रहा है ये, कि ठंड में हम अपनी सांसों को देख सकते हैं एक तरह से, ये क्या बाहर मतलब बाहर भी हम देख सकते हैं ये। तो देखिए यहाँ जरूरत किसकी है?
देखिए ये सब्जेक्ट था, यहाँ मॉडल है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, योवर है। यहाँ जरूरत किसकी है? हमें हमें जरूरत है नाउन की है। अब ये जो चीजें होती है ना कि नाउन की जरूरत है या क्या है, ये मैं बता रहा हूँ, ये इतनी इजी चीजें हैं कि थोड़ा सा आप अंदर घुसो नहीं है। देखें, मैं बोलता योर फादर, फादर क्या हुआ? नाउन हुआ। यहाँ योर आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ नाउन लेना आपको, मतलब चीजों को अगर आप इन चीजों से रिलेट करते हो नहीं है। मैं कह रहा हूँ ग्रामर में हकीकत ये है कि बहुत ही कम रूल याद करने पड़ते हैं स्टूडेंट को, ये चीजों को रिलेट करना पड़ता है ये। अब आपको यहाँ आप दिमाग लगा रहे हो कि नाउन आएगा वर्ब आएगा, क्यों लगा रहे हो? आप जो चीज आपको आती है वहीं से रिलेट करो। नहीं, मैंने कहा योर फादर सबका सुना हुआ, योर फ्रेंड सबका सुना हुआ है, योर टीचर सुना हुआ है। अरे वो टीचर फ्रेंड वो क्या नाउन ही तो है, लगा दो ना नाउन। कौन सा है नाउन? कौन सा है? यही तो है। कौन सा? ये है। अब देखिए, अब क्या करें? वन कैन रिलैक्स, हर व्यक्ति क्या आराम कर सकता है, बाय लर्निंग ये सीख कर, टू स्लोली एंड डीपली। टू के बाद में क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाओगे? ई वाला पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर कौन सा आएगा? ये आएगा इसमें। कौन सा? ई वाला ही। उसके बाद देखिए, दो है मेरे पास शब्द, दोनों ही शब्द हम वैसे तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में कर चुके हैं, लेकिन जब फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं तो हो सकता है वहां आप कंफ्यूज हो भी जाओ और नहीं भी हो, लेकिन मैं इसको ले लेता हूं एक पेयर के रूप में ये। और इसका अर्थ निकलता है, एक का अर्थ निकलता है दिखावा करना, ढींगे हाँकने के सेंस में शो ऑफ करना एक तरह से ये। और एक का अर्थ निकलता है उल्लंघन करना, डिसरिगार्ड रूल और कस्टम ये। तो देखिए हमने पहले, हालांकि पहले कर चुके हम इनको याद ही है। तो देखिए हमने कैसे किया था, देखिए हमने यूं किया था इसको याद दोस्तों, कि इसको तो यूं किया था कि क्या, फ्लैट रिवाज जो आंटियां होती है नहीं है, जो फ्लैट रिवाज आंटियां होती है। देखिए आंटी का मतलब क्या हुआ? आंटी। तो देखिए मैंने कहा जो फ्लैट रिवाज आंटियां होती है नहीं एक तरह से ये, वो हमेशा क्या करती है? वो हमेशा दिखावा ही करती है। वो क्या करती है? हमेशा दिखावा करती ही है। तो ये तो हो जाएगा फ्लैट रिवाज आंटी के थ्रू। इसको कर दो आप आउट। बोले आउट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या, मैदान छोड़ने का होता है ना, कभी कभी क्रिकेट में आपने देखा होगा, आउट हो गया, एम्पायर आउट दे दिया, फिर भी वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं पिच को एक तरह से ये। तो मतलब क्या होगा कि आउट हो गया, लेकिन फिर भी वो छोड़ने को तो राजी है ही नहीं है एक तरह से ये। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? नियमों का उल्लंघन ही तो कर रहा है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है उल्लंघन करना। उसके बाद देखिए आप एक बार, यहाँ चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन में से एक सेंटेंस है, मतलब कि तीन आपको बताने हैं, और बाकी का हम देखते हैं फिर इनका अर्थ क्या निकलता है, आपका आंसर क्या है। जो भी आए आप कमेंट कीजिएगा। देखिए नंबर वन पर है, सी इज अ वेरी पर्सनेबल टीचर। पर्सनेबल का मतलब होता है सुंदर, अच्छा, इस सेंस में ये। और सी रियली डज नॉट, डजंट या डज नॉट हर ऑथोरिटी। नंबर टू है, अमर डिड नॉट हिज वाइल्ड व्हेन पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर फूड ड्यूरिंग द famine। और तीन नंबर कह रहा है, he flaunted his new shoes। नंबर चार है, she decided to the rules and skip school। जो भी लगे आप बताइएगा आंसर ये। देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है कि वह एक फैशनेबल टीचर है, बिल्कुल मतलब कैसा, अच्छा खासा टीचर है एक तरह से ये। सी रियली डज नॉट, वो अपनी ऑथोरिटी जो है उसका क्या, कभी दिखावा नहीं करता ये। वो क्या नहीं करता कभी? अपने अधिकारों का कभी क्या नहीं करता वो दिखावा नहीं करता। मतलब फैशनेबल टीचर है, लेकिन उसके बावजूद वो दिखाता नहीं कि मेरे पास में ये चीज है एक तरह से ये। तो ये कौन सा आएगा? ये फ्लॉन्ट आ जाएगा ये। नंबर टू देखिए, अमर डिड नॉट, अमर डिड नॉट हिज वेल्थ व्हेन पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर फूड ड्यूरिंग द फेमाइन। ये कह रहा है कि जब लोग मतलब स्ट्रगल, संघर्ष कर रहे थे भोजन के लिए, अकाल के दौरान ये, भुखमरी के दौरान एक तरह से ये, भुखमरी के दौरान जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो अमर ने कभी भी अपनी जो वेल्थ है उसका क्या नहीं किया, कभी भी शो ऑफ नहीं किया, दिखावा नहीं किया। कौन सा आ जाएगा? ये फ्लॉन्ट आ जाएगा। नंबर तीन पर कुछ बताना था नहीं है, वो कह रहा है ही फ्लॉन्टेड हिज न्यू शूज। ये उसने क्या, अपने जो नए शूज है उसका दिखावा किया एक तरह से ये। तो ये भी अपनी जगह सही है। नंबर चार देखिए, सी डिसाइडेड टू फ्लॉट या फ्लॉन द रूल्स एंड स्कीप स्कूल। ये उसने क्या, उसने डिसाइड किया, क्या किया? अब नियमों का क्या कर रहा है वो? नियमों का कर रहा है वो उल्लंघन है एक तरह से। तो उल्लंघन के लिए कौन सा था? ये फ्लाउट ये। उसके बाद देखिएगा, यहाँ दो शब्द है हमारे पास में, एक राइड है, एक ड्राइव है। राइड और ड्राइव में भी अंतर है। देखिएगा एक बार, राइड का अर्थ निकलता है बेसिकली टू सिट ऑन एन एनिमल और टू व्हीलर एंड ट्रेवल।
दो पहिया या जानवर की सवारी करना। और ड्राइव का मतलब निकलता है टू ट्रेवल बाई ए फोर व्हीलर, चार पहिए की सवारी करना। अब टू व्हीलर का मतलब आप समझते हैं ये, या जानवर का मतलब समझते हैं, जैसे कि टू व्हीलर बाइक आती है, जानवर में घोड़ा हुआ, हेलीपेंट हुआ, ऊंट हुआ, इनकी तो हम सवारी करते हैं बेसिकली। ये तो वहां हम शब्द यूज कौन सा करते हैं, राइड का यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं फोर व्हीलर की, जैसे कार हुआ, बस हुई, ट्रक हुआ, तो यह आती है फोर व्हीलर में काउंटिंग, तो वहां यूज करते हैं हम ड्राइव का। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के दिमाग में यह आता है, और जब तीन पहिया आ गया तो फिर वहां यूज किसका करेंगे। बोले कि दो और चार तो सही है, हालांकि पूछता नहीं कभी है, लेकिन दिमाग में एक खुड़क तो आती है। बोले कि सर तीन आ गया तो क्या करेंगे, तीन आएगा तब भी आपको वही लेना है, राइड वाला। कौन सा लेना है, राइड वाला। नहीं, अगर आ जाता है, हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप राइड का ही यूज कीजिए, क्योंकि ये तो चार के लिए तो वैसे ही नहीं होगा ये, वो हो सकता है तीन के लिए भी। अब देखिए, जानवर की या दो पहिए की सवारी करनी है तो राइड आता है, और जब चार पहिए मतलब फोर व्हीलर की सवारी करनी है तो ड्राइव का यूज करते हैं ये। तो देखिएगा एक बार कि अब याद कैसे करें, फिर एग्जाम में भूल जाते हैं। देखिए नॉर्मली आपने देखा है, जो मोटरसाइकिल होती है, दो पहिया वाहन होता है, उसमें चार गियर होते हैं, गियर होते हैं, गियर, उसको गियर बोलते हैं ज्यादातर हमेशा ये। तो देखिए एक बार मैंने कहा उसमें कितने, चार होते हैं, देखो एक दो तीन और चार, ये लो, ये तो उसमें कितने गियर होते हैं, चार गियर होते हैं ये। और ज्यादा फोर व्हीलर जो होती है उनमें कितने, नॉर्मली पांच देखने को अपने को मिल जाते हैं। तो फोर व्हीलर में तो कितने, पांच गियर देखने को मिलते हैं, और चार गियर किसमें होते हैं, दो पहिया वाहन में, टू व्हीलर में। यहां से ये परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ही ड्राइव्स है बीएमडब्ल्यू। अब बीएमडब्ल्यू आपको पता है क्या है, फोर व्हीलर है ये, बिल्कुल सही है। तो कौन सा, ड्राइव सही था। नंबर दो देखिए, ही राइड्स ए हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन आती है ना इसकी गाड़ी, वो बुलेट वाली गाड़ी सर इसी की आती है वो ये। तो अब वो क्या होती है, वो टू व्हीलर होती है, तो टू व्हीलर के लिए कौन सा आएगा, राइड ही है। याद कैसे करना है, देखिए राइड का अर्थ निकलता है, अगर हम जानवर की या फिर हम करते हैं टू व्हीलर की सवारी, तो हम यूज करेंगे राइड का। तो मैंने कहा कि जब टू व्हीलर होती है उसमें गियर जो होते हैं वो कितने होते हैं, चार होते हैं, ये नॉर्मली चार ही हुआ करते हैं। अब आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, नहीं सर उस गाड़ी में पांच आते हैं, वो मेरे गांव में एक लड़का लाया तो उसमें तो सात सात गियर थे, तो सात सात गियर के चक्कर में उड़ जाओगे ना आप, ये इतना दिमाग लगाओगे फिर चीजें याद नहीं होगी ये। तो देखिए एक बार, ये मैंने कहा कि चार गियर होते हैं, तो चार गियर का मतलब किसमें, टू व्हीलर में ही है। मैंने कहा नॉर्मली फोर व्हीलर के अंदर कितने कितने होते हैं, पांच होते हैं, तो यहां से कनेक्ट कर दो फोर व्हीलर को ये। उसके बाद देखिए बेनिफिशियरी, और एक है बेनिफिशियरी। हालांकि बेनिफिशियल शब्द हम कर चुके हैं, बेनिफिसेंट भी हम कर चुके हैं, बेनिफैक्टर भी शब्द हम कर चुके हैं, और बेनिफिशियरी ये हम देख लेते हैं। हालांकि मैं शायद, मुझे लग रहा है कि मैंने सिनोनिम सेंटेंस से करवा दिए ये शब्द ये। देखिएगा ये बेनिफिशियरी का अर्थ निकलता है वन हु रिसीव्स बेनिफिट, जो मतलब क्या, बेनिफिट रिसीव करता है, लाभान्वित व्यक्ति जिसको बोलते हैं। बेनिफिशियल आप सब जानते हैं, इसका अर्थ निकलता है यूजफुल, मतलब कि लाभदायक ही है। ये हो सकता है कभी कभी आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में देखने को मिल जाए ये। अब देखिए बेनिफिशियल ये तो हम कर चुके हैं, ये आपको सबको पता भी है। बेनिफिसेंट ये भी हम कर चुके हैं, बेनिफैक्टर ये भी हम कर चुके हैं। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी भी आपको आता है, ये आपने फोन पे वगैरह चलाया हो गई। तो फोन पे में क्या होता है आपको पता है, उसमें जब हम किसी को पैसे ट्रांसफर करने हो अकाउंट के थ्रू ये, तो वो ये कहता है कि ऐड बेनिफिशियरी है। वो क्या बोलता है, एड बेनिफिशियरी है। तो देखिएगा एक बार ये, हालांकि वो नेट बैंकिंग में ऐसा हुआ करता है, फोन पे तो खैर छोड़िए, शायद मैं देख रहा था अभी, तो फोन पे में नहीं, वो नेट बैंकिंग के थ्रू जब हम करते हैं तो उसमें ऐसा ही आता है कि ऐड बेनिफिशियरी है। तो ऐड बेनिफिशियरी का मतलब क्या हुआ, कि उसका नाम आप ऐड करो जिसका आप पैसे ट्रांसफर करने वाले हो। यही तो होता है एक तरह से ये बेनिफिशियरी। अब जिसके पैसे हम ट्रांसफर करने वाले हैं उसी को बोलते हैं ना बेनिफिशियरी, इसका मतलब उसको बेनिफिट प्राप्त होगा, उसको रिसीव होगा, ये उसको बोलते हैं हम क्या, लाभान्वित व्यक्ति है। तो बेनिफिशियरी कहां से याद करेंगे हम, उस अकाउंट के थ्रू याद कर लेंगे। जब नेट बैंकिंग आप चलाते होंगे तो नेट बैंकिंग में ऐसा ही होता है, जैसे मुझे किसी के पैसे ट्रांसफर करने हैं, कुछ लिमिट ऐसी होती है कि उस लिमिट में हम बिना ऐड किए भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट से ऊपर जब जाते हैं तो वहां हमें
ऐड करना ही पड़ता है बेनिफिशियरी का अकाउंट। ये बेनिफिशियरी वो होता है जिसको हम पैसे देने वाले हैं, एक तरह से उसको बेनिफिट होने वाला है, एक तरह से वो बेनिफिट रिसीव करेगा ये, तो वो कहलाता है बेनिफिशियरी। इसको हम सीधा वहां से याद कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो शब्द हुए हम एक बार इनको देख लेते हैं, वो कौन कौन से शब्द आज के हुए हैं। देखिए, मैंने कहा इन दोनों में क्या डिफरेंस था, एक वर्ब होती है एक नाउन होता है। ये वर्ब कौन सी थी, ई वाली है। कौन सी थी, ये ई वाली, क्योंकि यहाँ ई आ रहा था नहीं, ये तो ये वर्ब थी और ये नाउन था। यहाँ इन दोनों का अर्थ क्या निकलता था, मैंने कहा वो आउट हो गया। फिर क्या किया उसने, नियमों का उल्लंघन किया। मैंने कहा जो फ्लेटरबाज आंटियां होती है वो केवल शो ऑफ करती है, दिखावा करती है, तो इसका अर्थ निकलता है दिखावा करना। राइड और एक है ड्राइव। ये तो राइड का मतलब क्या निकलता है, मैंने कहा ये चार चार गेयर होते हैं, नहीं इसका मतलब दो पहिए की सवारी या जानवर की सवारी करनी है तो राइड का यूज करो। और ड्राइव, ड्राइव में क्या, पांच गेयर होते हैं, इसका मतलब फोर व्हीलर की सवारी होगी ड्राइव। ये अब बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल बेनिफिशियल आपको सबको पता है, यूजफुल जिसको बोलते हैं, लाभदायक। ये बेनिफिशियरी जो बेनिफिट रिसीव करेगा, लाभान्वित व्यक्ति बोलते हैं। और मैंने कहा याद करने का तरीका कहाँ से, ये सीधा सीधा हम नेट बैंकिंग चलाया करते हैं एक तरह से, ये तो वहां बेनिफिशियरी हमें ऐड करना पड़ता है ये। उसके बाद हम कुछ शब्द और देख लेते हैं। कैनन, कैनन इसका एक का अर्थ निकलता है नियम और एक का अर्थ निकलता तोप वगैरह। ये एक का अर्थ क्या निकलता है, तोप वगैरह। ये तो देखिए, इसका अर्थ तो निकलता है रूल, मतलब कि नियम। और इसका अर्थ निकलता है अ पावरफुल गन फिक्स्ड टू विल, मतलब कि जिसको बोलते हैं ना ये तोप। आपको पता होगा वो बॉर्डर मूवी आपने देखी हो, तो जैसे वो ये गाड़ी थी एक तरह से ये, तो इस गाड़ी के मतलब यहाँ पर एक वो अ, बड़ी सी गन होती थी ना एक तरह से ये, तो वो गन होती थी ऐसे यूं, तो इसको बोलते हैं तोप एक तरह से हम ये। तो देखिए अब इसमें भी एक बड़ी समस्या है हमारे साथ ही की, कि जब एग्जाम में जाता है स्टूडेंट तो ये भूल जाता है कि मैंने याद कौन सा किया, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें ही है। इंग्लिश में रिपीटेशन हमेशा उसी चीज की होती है जो कंफ्यूजिंग होती है। जो चीजें कंफ्यूजन में रहती है वही चीजें रिपीट होती है। अभी जो सीपीओ का पेपर चल रहा है उसमें तो टोटल ही प्रीवियस ईयर उठा रहा ही है। और आप देखिए कल तो जो पेपर आया अब तक अपना जितना वो क्या का सिलेबस हुआ एक भी बाहर नहीं है, एक भी शब्द बाहर नहीं है। किसी बंदे ने अगर क्लास ली है तो कल तो वो पूरे में से पूरे ही कर जाएगा क्वेश्चन ये। तो देखेगा एक बार, ये मैंने कहा एक तो यह है, इसका अर्थ निकलता है रूल, मतलब कि नियम ये। और इसका अर्थ क्या निकलता है, ए पावरफुल गन फिक्स्ड टू व्हील्स, मतलब कि तोप जिसको बोलते हैं। अब याद कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें ये। तो देखिए मैंने कहा इसको यूं याद कर लेते हैं। देखो याद करने में भी क्या होता है, जैसे हम दोनों याद करें तो हमें अर्थ तो याद हो जाता है। हम एग्जाम में जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि किसका अर्थ क्या था और किसका अर्थ क्या नहीं है। वही बात आई जैसे कि ब्रेथ वाले में, ये एक में ई आ रहा था एक में ई नहीं था। ई था तो वो वर्ब थी, दूसरा नाउन था। वही कपड़े सिले हुए हैं तो ई एस आ रहा था, गारमेंट्स में वही आता है। यही चीजें हैं इसमें, और कोई बड़ा इतना मतलब टफ टॉपिक नहीं है। टफ इसलिए बन जाता है कि हम भूल जाते हैं वहां जाकर। अब इसको याद कैसे करना, देखिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है, रूल, नियम। तो देखिए हम बोलते हैं ना रूल एंड रेगुलेशन, क्या बोलते हैं हम ये, रूल एंड रेगुलेशन। देखिएगा ये रूल एंड रेगुलेशन, देखिए कितना एन आ रहा है, एन यहां से निकाल दीजिए एन, कितना एन आ रहा है, दो एन आ रहे हैं। इसका मतलब जो नियम वाला है रूल एंड रेगुलेशन, तो इसमें कितने आए, ऐसे तो बोलते हैं ना रूल एंड रेगुलेशन, ये तो क्या आ रहा है, एन, एन कितने एन, दो, किसमें है, यहां तो तीन है, ये रहे दो। तो ये लो काम खत्म आपका। तो नियम वाला कौन सा है, ये है, कौन सा, ऊपर वाला ही है। तो यहां से तो ये हो जाएगा कानून वाला जो बोलते हैं एक तरह से ये, तो वो तो हुआ ऊपर वाला शब्द ही है। याद कैसे करोगे, रूल एंड रेगुलेशन में। और रूल एंड रेगुलेशन मतलब कि एन, एन डबल एन मतलब डबल एन यहाँ है, ये हो गया सीधा सीधा नियम वाला। और जो नीचे जो बचा हुआ है जो दो नंबर पर, वो हो जाएगा टॉप वाला ये। उसके बाद देखिए यहां दो सेंटेंस आपको दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। आपको जो आंसर लगे वो आप बताइएगा। एक नंबर में क्या आंसर होगा, दो में क्या आंसर होगा। एक में ये कह रहा है ऑफ एनी रिलीजन आर नोट इजी टू फॉलो, और नंबर टू पर है हंड्रेड्स ऑफ वर शॉट इन बैटल फील्ड। एक नंबर में क्या आएगा, किसी भी धर्म के, देखिए क्या कह रहा है,
अब आपको यहाँ अर्थ याद आना चाहिए। ये अर्थ का मतलब था, एक का अर्थ नियम होता है, एक का अर्थ तोप होता है। अब तोप किसका था वो आपको बताना है, नियम किसका था वो बताना है। ये कह रहा है कि किसी भी धर्म के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना आसान नहीं है। तो देखिए, नियमों को फॉलो करना आसान नहीं है, तो नियम कौन सा था? मैंने कहा रूल एंड रेगुलेशन। देखिए एन एन, तो इसी में था ना ये। ठीक है, एन एन अगर यहां था तो इसका मतलब हुआ डबल एन। डबल एन वाला कौन सा है? ये CANONS, यही तो था शब्द अपने पास में ये। तो पहले में तो क्या आंसर होगा अपना? पहले में आंसर होगा ये। कौन सा? ये। तो ये हो जाएगा, किसी भी धर्म के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना आसान नहीं है। तो ये तो हुआ रूल एंड रेगुलेशन वाला। नंबर टू क्या कह रहा है? हंड्रेड्स ऑफ वर शॉट इन बैटलफील्ड। ये कह रहा है बैटलफील्ड के अंदर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ही है, मतलब कि क्या, सौ की संख्या में, मतलब एक तरह से सैकड़ों की संख्या में जो तोप है एक तरह से वो शॉट की गई थी। ये तो देखिएगा एक बार, ये कौन से आएगा? तोप वाला कौन सा था? तोप वाला देखो, ये तो क्या था? ये तो नियम वाला था। ये तोप वाला ये था, तो यहां लगा दो ये तोप वाला। उसके बाद देखिए, शब्द है डिफ्रैकेट और एक डिफ्रेंशिएट के। दोनों शब्द ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ वन वर्ड के अंदर भी, सॉरी वन वर्ड नहीं, हाँ वन वर्ड के अंदर भी, वन वर्ड में उठाएगा ऊपर वाला, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये। तो ये काफी जगह बेनिफिट देगा। डिफ्रैकेट का अर्थ निकलता है बेसिकली डिसअप्रूवल, नामंजूरी, अनुमति मतलब प्रदान करना, एक तरह से नामंजूरी, असहमति प्रकट करना या नापसंद करना। इस सेंस में इसका अर्थ यूज करते हैं एक तरह से ये डिप्रेकेट का। और डिप्रेशिएट का अर्थ निकलता है बेसिकली किस चीज के वैल्यू को रेड्यूस कर देना, मतलब कि कम कर देना ये। अब इसमें आप देखिए कि एक शब्द तो है मेरे पास में ये तो मुझे लग रहा है कि मैंने वैसे करवा दिया आपको ये। तो देखेगा एक बार ये। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है एक तरह से ये असहमति व्यक्त कर देना, नापसंद करना, इस सेंस में एक तरह से ये। किसका? इस डिफ्रेकेट का ये। याद कैसे करोगे? याद सीधा सीधा, एक तो ये है कि पहले मैं करवा चुका हूं, एक तो वहां से आप कनेक्शन कर सकते थे। दूसरा यूं हो सकता है कि आप यूं कर सकते हैं इसको, कि देखो रैकेट का मतलब होता है रैकेट। अब आप जानते हो, हालांकि बोलना थोड़ा सही नहीं है क्लास में ये, कि वो रैकेट के अंदर मतलब वो फंस गए हैं एक तरह से ये, या वो लड़की जो थे दीपिका जो थी, देखो दीपिका जो थी उस रैकेट के अंदर फंस गई, इसलिए उसको उस कंपनी ने लेने से ही क्या मना कर दिया एक तरह से ये। यूं कह सकते हैं उन्होंने डिसअप्रूवल व्यक्त कर दी उस चीज के ऊपर ये, कि वो जब उसको पता चला कि कंपनी को कि ये तो उस रैकेट के अंदर शामिल थी एक तरह से ये। कौन? वो दीपिका जो थी उस रैकेट में शामिल थी ये। तो कंपनी ने एक तरह से क्या किया, बोले नहीं इसको हमें नहीं लेना ये, क्योंकि उसको हर कोई एक तो नापसंद करेगा, और इसके लिए इसलिए कंपनी ने भी उसके ऊपर क्या कर दिया, एक तरह से असहमति जाहिर कर दी, मतलब कि अपनी जो डिसअप्रूवल है वो एक्सप्रेस कर दी एक तरह से ये। तो इसको हम यहां से कर सकते थे। दूसरा केट और हेड, आप यहां से भी कर सकते थे, केट और हेड के थ्रू ये। और जब हमें एक याद हो जाता है तो दूसरा वैसे ही याद हो जाएगा ये। ऊपर वाले का अर्थ क्या निकलता है? बेसिकली अपनी जो डिसअप्रूवल होती है उसको एक्सप्रेस करना, या यूं कह सकते हैं नापसंद करना, इस सेंस में, या गणना करने के सेंस में। कुल मिलाकर कह सकते हैं वो वर्ड होगा नेगेटिव ये। तो देखो, एक तो यूं हो सकता है यहां से ये बोले कि जो दीपिका है, दीप मतलब कि दीपिका जो है उस रैकेट में शामिल थी, इसलिए कंपनी को जैसे पता चला कि ये तो उस रैकेट में शामिल थी, इसको जॉब नहीं देनी है एक तरह से ये। जो कंपनी का मालिक था उसने उसके ऊपर क्या कर दी, डिसअप्रूवल अपनी एक्सप्रेस कर दी एक तरह से ये, असहमति जाहिर कर दी, बोले मैं सहमत नहीं हूँ एक तरह से ये। क्यों? क्योंकि वो उसको नापसंद कर रहा था वहां पर ये। तो एक तो यहाँ से हो सकता है। दूसरा केट हेड के थ्रू हम कर सकते थे ये। और उसके बाद जो नीचे दिया हुआ उसका अर्थ निकलता है बेसिकली मूल्य कम करना, वैल्यू जो होती है ना उसको रेड्यूस कर देना ये। उसके बाद देखिए ऑर्डिनेंस और एक ऑर्डिनेंस ये। देखिए इनमें भी मैं आपको बताऊं ये सब तो आजकल आप जनरली सुन ही रहे होंगे ये पार्लियामेंट में नॉर्मली ये। अभी जैसे संसद चल रही है, शायद आज 13 तारीख, आज 12 है शायद, ये तो 12 और 13, 12 11, हाँ 12 13, हाँ 13 को शायद मेरे हिसाब से खत्म होगा ये 70। तो देखिएगा एक बार ये ऑर्डिनेंस और एक ऑर्डिनेंस ये। देखो ये तो होता है बेसिकली ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह, ये कहते हैं ना अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती है, ये शायद सुना भी होगा आपने, ऑर्डिनेंस की वैकेंसी भी निकला करती है। अब इनमें क्या समस्या देखिए,
आई जैसे हटता है तो ये शब्द बन जाता है। देखिए, जब शब्द ये जैसे ही आई हटा नहीं है तो ये शब्द बन गए यहां से ये। एक का अर्थ तो निकलता अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अध्यादेश। कहते हैं अध्यादेश लाया गया एक तरह से ये पार्लियामेंट के अंदर। ये तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या निकलता है, अध्यादेश की। ठीक है। नंबर टू पर क्या है, ऑर्डिनेंस। ये और ऑर्डिनेंस से इसका अर्थ निकलता है गन, मतलब बंदूक वगैरह, या यूं बोल सकते हैं मिलिट्री मटेरियल सच एज वेपन्स एम्यूनिशन इट्सेट्रा। जो सेना का जो सामान वगैरह होता है ना, एक तरह से सेना का सामान क्या होगा आप समझते हो सब, ये हथियार वगैरह जो होते हैं, गन वगैरह, एक तरह से ये वो सारी चीजें जो होती हैं एक तरह से उसको क्या बोलते हैं हम, ये ऑर्डिनेंस बोलते हैं ये। अब बड़ी समस्या फिर ये एक रहती है कि एग्जाम में जाते हैं हम भूल जाते हैं कि कौन सा ऑर्डिनेंस है ये। तो इसको यूं कर दीजिए, देखो अध्यादेश किसके द्वारा, संसद में लाया जाता है। संसद मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या आता है, आई आता है। कनेक्ट कर दो यहां से आई को। आई को आई से मैचिंग कर दीजिए, ये लो बन गया पॉइंट यहां से, पार्लियामेंट ये। तो पार्लियामेंट जब ये बन ही गया, पार्लियामेंट में अध्यादेश लाया जाता है। दूसरा तो वैसे याद हो जाएगा, और दूसरा तो एक तरीके से और याद हो सकता है, ऑर्डिनेंस के शायद वो वैकेंसी निकला करती है जहां तक मुझे पता है एक तरह से ये। तो ये वहां से याद हो जाएगा, सेना का साज सामान ये। उसके बाद यहाँ दो क्वेश्चन आपके पास में दिए हुए हैं, और आप देखिए कि क्या वाकई में आपको अगर याद हुए हैं और आप आंसर दे सकते हैं तो दीजिएगा एक बारी। द गवर्नमेंट हैज इशूड एंड अगेंस्ट द पीपल हु डू नॉट पे द टैक्सेस ऑन टाइम। कि गवर्नमेंट ने क्या इशू किया, वो आपको देखना है। लोगों के विरुद्ध जो क्या नहीं करते हैं टाइम पर, जो टैक्स होता है वो पे नहीं करते हैं, नहीं उनके अगेंस्ट में ये। और नंबर टू पर देर इज एन फैक्ट्री एट कानपुर। ये कानपुर में क्या एक फैक्ट्री है, वो कौन सी है वो देखिएगा आप ही। तो आप बताइए आंसर कौन सा आएगा। फर्स्ट में आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, अध्यादेश जारी किया। अब देखिए क्या बेनिफिट हुआ पता है आपको, पार्लियामेंट से सीधा कनेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट आई आता है तो पार्लियामेंट ही तो करती है, कर दो ये। नंबर टू पर बात किसकी कर रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसकी बात कर रही है। तो कौन सा आएगा, ये ऑर्डिनेंस आएगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं दोस्त, और देखते हैं यहाँ पर दो शब्द और। ये दो शब्द भी अच्छे शब्द हैं, हालांकि इनमें से हम एक शब्द कर चुके हैं। देखिए ऑफिशियल, आप सब जानते हो, ये कहते हैं ना ऑफिशियल काम के लिए एक तरह से वो गया है। यूं बोल सकते हैं जो आधिकारिक काम जिसको बोलते हैं, एकदम ऑफिस से जो पर्टेन होता है, रिलेटेड होता है एक तरह से, उसको ऑफिशियल बोलते हैं ये। या कहा जाता है जैसे कि ऑफिशियल मतलब कहते हैं ना जो ऑफिशियल लोग हैं एक तरह से, या यूं कैसे ऑफिस से जो पर्टेनिंग करता है एक तरह से, उन चीजों को हम ऑफिशियल बोल सकते हैं या आधिकारिक। ये समस्या यहाँ नहीं है, समस्या नीचे वाले में ही है। इसका अर्थ निकलता बेसिकली कोई आदमी जैसे मतलब करता है ना, इंटरफेयर करता हो, या मतलब किसी को मतलब ज्यादा ही कोई चीज बताने के लिए उत्सुक रहता हो, बोले ये करना चाहिए ये करना चाहिए, टांग अड़ाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ऑफिशियस ये। तो ऑफिस में आपने देखा होगा, देखो ऑफिस का मतलब ऑफिस, अस का मतलब हमें। हमें सबको पता ऑफिस में एक दो आदमी तो ऐसे होते ही है, कोई काम कर रहा हो ना, अरे नहीं, तू रुक रुक, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए अपने को, मतलब उसकी आदत ही ऐसी पड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं टांग अड़ाने वाला व्यक्ति। या जो सलाह देने के लिए बहुत ज्यादा मतलब तत्पर रहता हो, ये उसको क्या बोलते हैं, ऑफिसियस। तो ऑफिसियस का अर्थ जो है ना सिनोनिम्स के रूप में, मतलब हालांकि अर्थ वही निकलता है, टांग अड़ाने वाला, मतलब एक बीच में जाने वाला फालतू में ऐसे ही है, उसको बोलते हैं ऑफिसियस। तो ऑफिस में हमें सबको पता है कि ऐसे लोग एक दो तो मिल ही जाते हैं ये, जो मतलब सलाह देने के लिए तत्पर रहते हो, अरे नहीं नहीं नहीं, बोले ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, यूं कैसे टांग अड़ाने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं हम ऑफिसियस ये। उसके बाद देखिए यहाँ दो सेंटेंस है, देयर वाज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और अनाउंसमेंट कैसा था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट था एक तरह से, अबाउट हिज अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में, एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब कि डीजीपी। मतलब क्या, डीजीपी। आई हैड टू अटेंड, मुझे अटेंड करना पड़ा एन ऑफिशियल डिनर लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग मतलब जो है कल, लास्ट इवनिंग जो है मुझे एक ऑफिशियल जो डिनर है वो अटेंड करना पड़ा। इसके क्वेश्चन हालांकि पूछता कम है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर उठा ले, इसलिए बताना जरूरी था। सिनोनिम्स के रूप में हम पहले कर चुके हैं ऑफिशियल वर्ड, तो ये वहां उठाया जाता है ये। उसके बाद देखिए 8 शब्द हमारे फिर यहां हुए, और हम देखते हैं कि इनका अर्थ क्या निकलता है। देखिए इन दोनों में कैसे किया था हमने, इनको किया था रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन। तो एन और एन तो कहां था, ये रहा। तो ये तो रूल वाला है, नियम वाला। और ये कौन सा कानून वाला था, ये था भाई साहब वो कौन सा, तोप वाला। जो एक बड़ी सी पावरफुल गन होती है ना, जो गाड़ी के लगाई जाती है आगे, उसको बोलते हैं ये तोप एक तरह से। इसका अर्थ क्या था, डिफ्रेगेट ये।
कि जब दीपिका को पता चला कि वो तो रैकेट में शामिल नहीं है, कंपनी के मालिक ने मना कर दिया, अपनी जो डिसअप्रूवल है वो एक एक्सप्रेस कर दी, बोले नहीं इसको नहीं लेना, यहाँ पर ये माहौल बिगड़ेगा। ये तो उसका अर्थ निकलता अपनी जो डिसअप्रूवल होती है, असहमति होती है, उसको व्यक्त कर देना, एक तरह से असहमति जाहिर कर देना, या किसी को नापसंद करना, कुल मिलाकर नेगेटिव शब्द है ये। डिप्रिसिएट का अर्थ निकलता है बेसिकली वैल्यू कम करना, मूल्य कम कर देना। ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस की मैंने कहा जब एग्जाम में जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन सा याद किया था ये। इसका अर्थ क्या था, पार्लियामेंट क्या करती है, ऑर्डिनेंस लाती है, अध्यादेश लाती है, ठीक है। इसका अर्थ क्या था, इसका था सेना का जो साज सामान होता है, जो गन वगैरह हुआ, वेपन्स वगैरह हुए, वो सारी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह जो होती है जिसको आप जानते हैं। ऑफिशियल का मतलब होता है जो ऑफिस से पर्टेनिंग हो, रिलेटिंग हो, दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल, आधिकारिक जिसको बोलते हैं। और ऑफिशियस का अर्थ निकलता है बेसिकली जो किसी को सलाह देने के लिए तत्पर रहता हो, या मैं बोल सकता हूँ एक तरह से जो टांग अड़ाने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं ऑफिसियस। ये क्लास थी अपनी, क्लास नंबर 10। क्लास नंबर 11 मिलेंगे हम आपको आज की ही इवनिंग में। इवनिंग को क्लास होगी ये 8 बजे, क्लास नंबर 11। तो आप 8 बजे तैयार रहिएगा ये, क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी तो उस क्लास को हम आज कर देंगे ये शाम को 11 बजे ये, सॉरी 11 बजे नहीं, मतलब 8 बजे एक तरह से क्लास नंबर 11 को ये। तब तक के लिए बाय बाय।